नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। देश के अलग अलग शहर टूरिस्ट से गुलजार हैं। खास तौर पर पिछले एक साल में तो लोगों ने जमकर घूमना फिरना शुरू किया है। और अगर आपने भी वेकेशन का प्लान बनाया है या फिर करना चाहते हैं सैर, तो हम आपको बताएंगे कैसे आप वेकेशन भी मना सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस, इसका फायदा उठाकर आप टैक्स फ्री ट्रैवल का फायदा ले सकते हैं, पर इसके हैं कुछ नियम और कायदे जो आप सबके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो एलटीए के हर उस प्रश्न का जवाब हम आज देंगे जो आपके मन में भी उठते होंगे। और आप अगर और भी सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। फेसबुक पर हम लाइव हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा देते। टैक्स एक्सपर्ट जैन हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ हैं टीम लीज एचआर टेक सुमित सब्रवाल। वेद जी और सुमित दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में। और लीव अलाउंस ऐसा एक कंपोनेंट फायदा तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन क्योंकि कई बार कम जानकारी हो जाती है इसलिए पूरा फायदा वो भी चाहिए, इसके मजे भी चाहिए, फायदे भी चाहिए। तो आप एलटीए का फायदा सही ढंग से कहते हैं क्योंकि इससे जुड़े कुछ नियम कायदे हैं जो हम सबके लिए जानने और समझने जरूरी हैं। सबसे पहले वेद सर आपसे समझेंगे, एलटीए जिसको लीव ट्रैवल अलाउंस कहा जाता है, ये हमारी सैलरी का कौन सा हिस्सा होता है, ये समझना सबसे पहले चाहते हैं। एक हमारी सीटीसी होती है, कॉस्ट टू कंपनी, जो एक टोटल जब हम एक दफ्तर में जाते हैं हमें ऑफर लेटर मिलता है, एक सीटीसी होता है, ये उसका हिस्सा होता है। थोड़ा सा इसका सैलरी स्ट्रक्चर में इसका इम्पोर्टेंस समझाइए। देखिए, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो उसको कॉस्ट पड़ेगी उस कॉस्ट को वो डिटरमिन कर ले। तो नॉर्मली हम उसको और उसमें एक पार्ट वो कहता है कि अगर वो फैमिली है और ट्रेवल करना चाहता है तो वो कहता है कि एक मुझे लीव ट्रैवल अलाउंस भी दे दिया जाए। तो वो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर में वो लीव ट्रैवल अलाउंस भी हो जाता है। अगर एक एम्प्लॉय अपनी ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है और उसको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है और उस लीव ट्रैवल अलाउंस को अवेल कर लेता है तो उस लीव ट्रैवल अलाउंस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने चले जॉब ज्वाइन की है और कहता है कि भाई आपकी मेरी जो कॉस्ट है वो 36 लाख रुपीज पर एनम मानता हूं मैं आपसे, आप इस 36 लाख को डिवाइड कर लीजिए कैसे लेना चाहते हैं। हो सकता है वो एम्प्लॉय कह दे कि साहब मुझे आप एक काम कीजिए, 2 लाख पर मंथ के हिसाब से मुझे आप सैलरी दे दीजिए, 24 लाख रुपए की सैलरी दे दीजिए, इसके ऊपर मुझे 30% आप एचआरए दे दीजिए, 7,20,000 रुपए का वो दे दीजिए। और वो कह दे कि मैं अगर बाकी बातों को ध्यान में नहीं रखूं तो कि ये कह दे कि साहब मुझे लीव ट्रैवल अलाउंस अलाउड करके साथ घूमने जाऊंगा तो उसकी कॉस्ट एम्प्लॉयर बेयर करेगी, जो लगभग 2,80,000 रुपए की करीब पड़ती है 2 साल के अंदर मिला के। तो उसको हिसाब से इसको डिवाइड करके दे दे। वो ऐसा करता है तो उसकी जो टैक्स की वैल्यू है, जब ये पेमेंट और लीव ट्रैवल अलाउंस की जो पेमेंट होगी और खर्चा एक्चुअल करता है तो उसको नहीं देना पड़ता। तो ये एक पे का स्ट्रक्चर बन जाता है। और क्योंकि इनकम टैक्स में सेक्शन 10(5) के अंदर एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन है कि अलाउंस एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया, तो वो उसको टैक्स की छूट मिल जाती है। तो ये एक अलग से छूट है अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इस टाइप की एक कंसेशन आपको दे रहा है या इस टाइप का पर्क्स आपको दे रहा है, ये एक बेनिफिट है इसके। लेकिन मैं एक छोटी सी सावधानी आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति सुन रहे हो, कि जो नया रजीम अभी आया है टैक्स का, जो लोअर रजीम न्यू रजीम कहते हैं, उसमें ये सब छूट खत्म हो गई है। जो 11 सेक्शन 115 ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो नए टैक्स रजीम में आप जाते हैं, जैसा वेद जी कह रहे हैं, तो आप लीव ट्रैवल अलाउंस का ये जो फायदा है वो नहीं ले सकते हैं, वो छूट खत्म हो गई है। तो अगर आपको एलटीए का फायदा लेना है तो आपको जो पुराना टैक्स रजीम है, जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है, उसी में रहकर इसका फायदा लेना होगा। सुमित, मैं वेद जी की बात से ही आपसे समझना चाहती हूँ, एक जो कर्मचारी है वो अपने ऑफिस से जब सीटीसी उसको मिलता है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कितना एलटीए, अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज ऑफ एलटीए मैक्सिमम, क्या कैपिंग होती है कि हम अपनी सैलरी का इतना परसेंटेज जो है वो एलटीए क्लेम कर सकते हैं? क्या ये वेरिएबल भी होता है? क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है?
ये जो एलटीए का अमाउंट है ये बेसिक पे होता है या फिर टोटल सीटीसी पर होता है? ये कुछ जरूरी सवाल है जो हर कोई इस वक्त जानना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एलटीए का जो अमाउंट रहता है ये हर कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट होता है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से कंपनी जो होती है वो अपने सैलरी स्ट्रक्चर में अपने पे एलिमेंट्स कहते हैं, पे कंपोनेंट्स को डिटरमिन करती है सीटीसी में। अभी होती है उनको एक गाइडलाइन है एक परसेंटेज लिमिट करने की, लेकिन बिल्कुल कंपनी टू कंपनी डिपेंड कि कितना उनकी कंपनी उनको एक अलाउ करती है, और ये क्लियरली मेंशन होगा एम्प्लॉय हैंडबुक में। इसके हर एम्प्लॉय को साल के शुरू में ही एक बार डिक्लेरेशन करनी होती है कि वो लीव अलाउंस को उतनी लिमिट जो उसकी कंपनी दे रही है उसको ले सकता है। ओके, मतलब ये एक एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है कि वो चाहता है कि वो एलटीए क्लेम करे या ना एलटीए क्लेम करे, ये आप बता रहे हैं। वेद जी, एक बात बताइए, ये एलटीए में ब्लॉक ईयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, जरा बताइए ईयर क्या है, अभी हम कौन से ब्लॉक ईयर में हैं, और एक ब्लॉक ईयर में कोई भी कर्मचारी कितनी बार अपना लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकता है? पहले जो वेद जी, मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, यही सवाल मैं सुमित जी आपके पास रखती हूँ। जब हम एलटीए की बात करते हैं, नियम क्या कहते हैं कोई भी ब्लॉक ईयर में, और ब्लॉक ईयर होता क्या है, अभी कौन से ब्लॉक ईयर में हम हैं? ये 4 साल का पीरियड रहता है ब्लॉक ईयर का। अभी 2021 में एक ब्लॉक ईयर खत्म हुआ है। एक ब्लॉक ईयर के अंदर 2 बारी एक एम्प्लॉय एलटीए को क्लेम कर सकता है। वन कैन क्लेम एलटीए ओनली इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। तो 4-4 साल के ये ब्लॉक ईयर रहते हैं। मान लीजिए आपने अभी एक बारी 2022 में एक बारी अवेल कर लिया, एक बारी एक एलटीए अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए, आप एक बारी और 2025 तक एक बारी और उसको अवेल कर सकते हैं। तो 2 बारी एक ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स में किया जा सकता है एलटीए। साल में ये जो 2 बार एलटीए करने का है, सुमित आप कह रहे हैं, क्या ये कभी आ सकता है? एक साल में 2 बार भी एलटीए क्लेम करने का नियम है? सुमित, सवाल आपसे था, क्या ये जो 4 साल के ब्लॉक ईयर में जो एलटीए क्लेम आपने कहा कभी भी कर सकते हैं 2 बार, क्या ये 4 साल में कभी भी क्लेम किया जा सकता है? मानिए हम 2022 से 2025 के ब्लॉक ईयर में हैं, तो 2022 में भी क्लेम कर लिया और 2023 में भी क्लेम कर लिया, और एक एग्जाम्पल में क्या एक ही साल में 2 बार भी क्या एलटीए क्लेम किया जा सकता है? मतलब 2023 में ही किसी ने 2 बार एलटीए क्लेम कर लिया, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल, ये गाइडलाइंस पे, कंपनी की गाइडलाइंस पे भी डिपेंड करता है कि एक साल में 2 बार ही क्लियर करते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि लोग एक साल में एक बार ही क्लेम करते हैं, और वो जो एक कैटेगरी ऑफ लीव होती है वो अप्लाई करनी होती है कंपनी के रूल के हिसाब से, कॉन्टिन्यूअस लीव फॉर कई कंपनीज 6 दिन का लीव्स को मायने रखती है, कई कंपनीज 8 दिन के लीव्स को रखते हैं, तो वो उनके लीव बैलेंस में से भी कटता है। तो जनरली एम्प्लॉइज जो होते हैं वो एक बार ही इसको अवेल करते हैं। ओके, वेद जी एक बात बताइए, ये जो 4 साल का एक जो ब्लॉक ईयर है, हर कोई तो अपने इस जो एलटीए क्लेम को 4 साल में 2 बार नहीं कर पाते हैं कई लोग। क्या कैरी फॉरवर्ड करने का कोई सिस्टम होता है? क्योंकि जैसे ही हम सब जो नौकरी पेशा लोग हैं, जब एक बार वो ब्लॉक ईयर खत्म हो जाता है तो ऑफिस की तरफ से आपके पास मैसेज और मेल आता है कि 4 साल का ब्लॉक ईयर खत्म हो रहा है, तो आप बताइए कि आपको इसको क्लेम करना है। वो एक मुश्त पैसा जो आपका इकट्ठा होता है, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो वो आपको आपकी सैलरी में टैक्सेबल अमाउंट पे जोड़कर दे देते हैं। लेकिन अगर आपने क्लेम नहीं किया है 4 साल में 2 बार या एक ही बार क्लेम किया है, तो कैरी फॉरवर्ड का सर कोई सिस्टम है एलटीए में? हाँ जी स्वाति जी, देखिए इसमें पूरा सिस्टम है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं रूल के हिसाब से। जो आपका क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन के यहाँ पे रूल प्रेस्क्राइब किया हुआ है, एक रूल 2 भी है इनकम टैक्स के हिसाब से
जिसके अंदर उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि क्या आपको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। उस रूल के अंदर एक कंपनी अपनी पॉलिसी बना सकती है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। इनकम टैक्स में जो छूट मिलेगी वो रूल के हिसाब से ही मिलेगी। अब आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक ब्लॉक पीरियड है जो अब 2022 से 2025 का चल रहा है। इस ब्लॉक पीरियड में आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन है। जैसे 2018 और 2021 के बीच में जैसे 4 साल का ब्लॉक पीरियड था, उसमें आपको 2 जर्नी परमिसिबल थी। तो जिन लोगों ने 2 जर्नी पर में से दोनों नहीं की या 2 में से 1 थी, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड का रूल ये है कि आप अगले ब्लॉक में पहले साल में ही उसको क्लेम करना पड़ता है। जैसे 2018-21 में अगर किसी ने दोनों जर्नी परफॉर्म नहीं की या एक जर्नी परफॉर्म की है तो एक कैरी फॉरवर्ड हो गई, और कैरी फॉरवर्ड भी 1 साल के लिए होगी 2022 में। यानी कि अगर वो 2022 में ट्रेवल करते हैं तो उसको वो पुराने वाले कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा, और 2022-25 वाले ब्लॉक में 2 जर्नी उसको और परमिसिबल हो जाएंगी। तो ये एक उसका प्रोविजन है जिसमें मिलने का उसको प्रोविजन बेनिफिट है। जो एक सवाल ये था कि जैसे एम्प्लॉयर से कभी-कभी जब ईमेल आती है कि भाई आपका ये पीरियड ब्लॉक खत्म हो रहा है और आपने कल अवेल नहीं किया, उसमें भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो लीव ट्रेवल कंसेशन है, ये एक्चुअल में ट्रेवल करने पे ही मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको अलाउंस मिल गया और आपने ट्रेवल नहीं किया फिर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पहली कंडीशन ये है कि आप इसमें एक्चुअल ट्रेवल करेंगे। जिस पीरियड में आपको ट्रेवल करना है उस पीरियड में आप छुट्टी भी होनी चाहिए, लीव होनी चाहिए। क्योंकि कभी-कभी आज की डेट में जैसे कोविड आने के बाद वर्क फ्रॉम होम में भी लोग कहते हैं ना कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊंगा, लीव ट्रेवल अलाउंस ले लेता हूं और वहां बैठ के काम करूंगा। लेकिन अगर आप काम करते हैं ऑफिशियली आप लीव पर नहीं है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अलाउंस इज एग्जाम्प्ट ओनली व्हेन यू एक्चुअली इंकर एक्सपेंडिचर। कार आपको वो रेलवे का जो एयर फेयर का जो इकोनॉमी क्लास का फेयर है, जहां पर आपकी सर्विस है और जो इंडिया पे किसी स्टेशन पे जाते हैं टू एंड फ्रो आने का, आपको और आपके परिवार को यानी कि वाइफ और 2 बच्चों को मिलता है, पेरेंट्स के नाम का मिलता है और ब्रदर सिस्टर का मिलता है अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। सुमित, एक बात बताइए, ये जो एलटीए में सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्च ही आप क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि वैद्य ने भी बताया कि आप कहीं पर अपने पूरे स्टे के दौरान आपने खाना पीना खाया है, आपका होटल का खर्चा है, आप घूमने फिरने के लिए वहां की लोकल बस में चढ़ गए, वो सब इन्वॉल्व नहीं होता है, उस पर उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन खाली खाली जो ट्रैवल का होता है उसमें जो नियम है सुमित, वो क्या कहते हैं? क्योंकि फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास भी होती है, बिजनेस क्लास भी होती है। अगर मुझे बिजनेस क्लास फ्लाई करना है, क्या मैं वो एलटीए में क्लेम कर सकती हूँ? होटल मुझे अगर ट्रेन में मैं जाती हूँ कहीं पर, तो वो ट्रेन में कितने तक की टिकट और कौन से क्लास तक की टिकट एलटीए में क्लेम कर सकते हैं? बस का सफर ही अगर ऐसा हो गया तो बस में कौन से क्लास तक के सफर को हम क्लेम कर सकते हैं? तो इसमें नियम जो सफर में सिर्फ ट्रैवल के सफर के नियम है वो क्या कहते हैं क्लेम करते समय? इसमें नियम बहुत क्लियर हैं। इसमें बाय एयर आप इकोनॉमिक क्लास क्लेम कर सकते हैं, और वो इकोनॉमिक क्लास जो कि शॉर्टेस्ट रूट हो उस जगह पे जाने का, वो इकोनॉमिक एयर फेयर हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अगर हम रेल से ट्रेवल करते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास का जो शॉर्टेस्ट रूट है और जो वो क्लेम किया जा सकता है। और अगर हम लोग बस से या और किसी मीडियम से ट्रेवल करते हैं या टैक्सी से ट्रेवल करते हैं तो वो जो शॉर्टेस्ट रूट है एक्चुअल बिल देना पड़ता है टू द अमाउंट होती है अमाउंट। तो आप कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं, पर आपको एक्चुअल टिकट्स देनी पड़ेंगी बाय एयर इकोनॉमिक क्लास की, शॉर्टेस्ट रूट की, या एसी फर्स्ट क्लास की, या फिर आपको अपना बस की टिकट्स या फिर टैक्सी का जो एक्चुअल बिल है वो देना पड़ेगा उस लिमिट के हिसाब से। घूमने फिरने पर टैक्स पर छूट आप कैसे पा सकते हैं? एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस के की तमाम बारीकियां हम समझ रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन हमारे। कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदल देते हैं, तो उस सिनारियो में क्या किया जा सकता है? मतलब जो पुरानी नौकरी है उसमें आपने एलटीए क्लेम कर लिया, क्या उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? ऐसा कोई नौकरी बदलने पर एलटीए क्लेम का? देखिए, ये एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन है, ये कोई एम्प्लॉयर को एग्जम्पशन नहीं है। तो जो एम्प्लॉइज का अपना इंडिविजुअल है उसके ऊपर आएगा। ये जो सेक्शन 10(5) में एग्जम्पशन है तो लीव ट्रेवल कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो आपके ब्लॉक आपने अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज भी कर ली है तो आपके लिए जो नियम है वो वही लागू रहेंगे। अगर 2022-25 के जो ब्लॉक पीरियड में आपने एक जॉब चेंज कर लिया और आपने उसमें एलटीसी पिछले सालों में क्लेम की नहीं किया या उसकी बेनिफिट अवेल नहीं की है तो वो आपको बेनिफिट
नए एम्प्लॉयर के अंदर दोनों जर्नी का ले सकते हैं। आपने एक जर्नी दूसरे एम्प्लॉयर के अंदर पहले एम्प्लॉयर के अंदर कर ली है, तो सक्सीडिंग एम्प्लॉयर के अंदर दूसरी जर्नी आप कर सकते हैं। और पहले एम्प्लॉयर जर्नी कर रही है तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट उसको जो नए एम्प्लॉयर से नहीं मिलेगा। सो जो ब्लॉक पीरियड का कंसेप्ट है और जो वो एम्प्लॉयर बेस्ड नहीं है, तो आप एम्प्लॉयमेंट चेंज कर लीजिए, लेकिन आपके ऊपर नियम वही लगे रहेंगे। ओके, ये जो दस्तावेज जब देने की बारी आती है सुमित, जब हम क्लेम एलटीए करने जाते हैं तो जो एयरलाइन या फिर आपकी टिकट या बस की टिकट वो अटैच करना या देना और फिर बोर्डिंग पास देना भी हमेशा जरूरी होता है या फिर मांगने पर ही देना होता है, या ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है? नहीं, बिल्कुल देना पड़ता है बोर्डिंग पास भी, और या फिर जो आपके जो भी ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए ट्रेन की टिकट है, और उनको देना ही जरूरी नहीं भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन आता है या बिल्स का या टिकट्स का या बोर्डिंग पास का, आप एक बारी डिपार्टमेंट में या आप किसी को भी जो भी क्वेरी आती है कल को आपको एलडीए को आप वो प्रिजर्व करके रखें, ताकि आप वो प्रूफ दिखा सकें कि आपने एक्चुअली छुट्टी ली थी और आपने ट्रैवल किया था। तो ये देना ओरिजिनल में देना पड़ता है, और आप कॉपी भी रखना ठीक रहता है अपने पास। सुमित, एक बात बताइए, अब एलटीए क्लेम करना है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में मेरा बोर्डिंग पास खो गया, क्योंकि एयरलाइन टिकट या कोई भी टिकट हमारे पास ईमेल पर भी आ जाती है। बोर्डिंग पास अगर मानिए अपने पास नहीं है, तब उस केस में क्या किया जा सकता है? उसमें आपको, अगर आपने एक्चुअल ट्रेवल किया है, तो आपको एयरलाइन से कांटेक्ट करके अपना बोर्डिंग पास का कॉपी ले लेना चाहिए और रखना चाहिए, बिकॉज ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। कल को आईटी का अगर कुछ क्वेरी आता है तो उसको सब्सटेंस जहां तक हो सके आप उसको एक कॉपी अपने पास जरूर बना करके रखें, बिकॉज टिकट एक बार आपने कराई तो कोई कैंसिल भी करा करके अपना जर्नी कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन बोर्डिंग पास एक प्रूफ रहता है कि आपने एक्चुअल ट्रैवल किया है। और अपना ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके भी आप सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। वेद जी, मुझे थोड़ा सा एलटीए पर टैक्स का गणित आपसे समझना है। वो ऐसे कि हर एक, जैसा शुरुआत में आपने कहा कि हर किसी की जो अलाउंस की जो एलिजिबिलिटी होती है वो तय होती है और आपको पता होता है आपको इतना एलटीए आप क्लेम कर सकते हैं। एक सिनारियो ये कि आप मानिए हमने एयरलाइन से कहीं सफर किया, मानिए मुझे 40,000 मुझे मिल सकते हैं एलटीए में, मेरा खर्चा 30,000 का है, 30,000 का ही हुआ, तो उस केस में टैक्स की लाइबिलिटी कैसे बनेगी या टैक्स कैसे कटेगा या कैसे क्लेम कर सकते हैं? और अगर मेरी जो लाइबिलिटी उससे ज्यादा मेरा खर्च हो गया, मेरा एयरफेयर उससे ज्यादा है, उस केस में क्या होता है? देखिए स्वाति जी, इसमें हमें प्रिंसिपल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की जरूरी है। ये जो जंक्शन आप जो कह रहे हैं 40,000 मेरा एलटीए बनता था, मुझे 30,000 खर्चा हुआ या 50,000 खर्चा हुआ, ये आपका अरेंजमेंट है आपका और आपके एम्प्लॉयर के बीच में। लेकिन जो का नियम है सरकार का वो ये कहता है कि जो आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया ट्रेवल, और जैसे सुमित कह रहे थे अगर बाई एयर किया तो एयर इकोनॉमी, अगर रेल से किया तो फर्स्ट क्लास एयर का और फर्स्ट क्लास एयर का, तो उसके ऊपर जो एक्चुअल खर्चा है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। जब पहले वाले जो 40,000 बनता है, खर्चा 30,000 का हुआ, तो ऑब्वियसली आपको एग्जेम्पशन 30,000 की मिलेगी, उसके ऊपर वो टैक्स काटेगा और उसका टीडीएस बन जाएगा इसी के लिए। और जो दूसरी शर्त आपने एग्जांपल दी कि अलाउंस 40,000 का होता है लेकिन एक्चुअल खर्चा 50 का हो गया, तो क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको खर्चा 50 का अलाउंस 40 का ही दिया, रिस्ट्रिक्शन 40 की आ जाएगी। ऐसे केस में अगर एम्प्लॉयर से आप अलाउंस बढ़वा लेंगे, क्योंकि एग्जम्पशन ये है कि एनी लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, क्योंकि आपकी सैलरी के स्ट्रक्चर में अलाउंस 40,000 का लिखा है, खर्चा 50 का हो गया है, और क्योंकि रियम्बर्समेंट 40 की मिली है, तो यहाँ आपकी एग्जम्पशन आके 40,000 रुपए की अटक जाएगी इसके बारे में। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट नहीं मिलता। ये कंसेशन उसी को मिलती है जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि अपनी कॉस्ट टू कंपनी में कि और ये अपने अरेंजमेंट में कि भाई आपकी जो फैमिली की जर्नी होगी उसका खर्चा मैं आपको लीव ट्रेवल कंसेशन में दूंगा। तो उसके नाम का अगर अलाउंस मिल रहा है, तो जो अलाउंस मिल रहा है और जो खर्चा हुआ उसमें से जो लोग कम होगा उसी को वो एग्जेम्पशन मिलेगी। क्योंकि आप वाले एग्जाम्पल में अलाउंस 40 का है, खर्चा 30 का है, तो डिडक्शन 30 की मिलेगी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में अलाउंस 40 का है और 40 की।
सर एक और मुझे बात आपसे जाननी थी। मानिए हस्बैंड वाइफ है, दोनों एलटीए के लिए एलिजिबल हैं, एक ब्लॉक ईयर में दोनों ले सकते हैं, कर सकते हैं, एक ही ट्रैवल के लिए दोनों क्लेम है क्या, या उनको अलग अलग ट्रैवल के लिए ही क्लेम करना है? ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कई बार हमारे पास आता है। नहीं, देखिए ये गलत हो जाएगा। एक ट्रैवल के लिए दो आदमी दो वाइफ एंड हस्बैंड सेपरेटली क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एक ट्रैवल में एक खर्चे को दो जनों का डिडक्शन का एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। ओके सर, एक छोटा सवाल सुमित आपसे होगा आखिर कि लीव ट्रैवल अलाउंस आपका रिजेक्ट कब हो सकता है? आपने सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन हो गया रिजेक्ट, उसकी वजह क्या हो सकती है? हाँ जी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले ही अपने एम्प्लॉयर्स के साथ चेक कर लें अपनी टिकट्स बुकिंग कराने से पहले कि कितना मेरा अप्रोक्सीमेट खर्चा आएगा ट्रैवल करने का, ये मेरा मीडियम है बाय एयर और बाय रोड और बाय ट्रेन। और उसके बाद आप अपना जर्नी प्लान करें। सबसे बेहतर ये रहेगा, मान लीजिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपने उस टाइम पे अपनी लीव्स अप्लाई नहीं की हैं, या एम्प्लॉय को लगता है कि ये ट्रैवल नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है जो सब्सटैंशिएट कर सकते हैं ट्रैवल को, उस केस में आपका लीव ट्रैवल अलाउंस रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, आपका उसी लिमिट में है, नहीं तो आपको उस लिमिट के अंदर आपका एग्जेम्पशन मिलेगा जितना आपके सीटीसी में दिया हुआ है, और उसके ऊपर आपका टैक्स कटेगा। तो लेकिन सबसे बेहतर यही रहता है कि हम होना बेहद जरूरी है कि गलत डॉक्यूमेंट आप ना दें, और पहले से ही जैसा सुमित बता रहे हैं कि आप सारे नियम और टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली आप पढ़ लें, आपके एलटी अलाउंस से जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका वेद जी और साथ ही सुमित दोनों का ही हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।